दोस्तों आज हम पढ़ेंगे गद्य संकलन का चैप्टर मजबूरी, जिसे लिखा है मनु भंडारी जी ने। तो चलिए शुरू करते हैं। बूढ़ी अम्मा जोर जोर से लोरी गाकर लाल मिट्टी से अपना कमरा लीप रही थीं। तभी बर्तन मलने के लिए आई नौकरानी नर्मदा उन्हें देखकर हैरान हो गई, क्योंकि बूढ़ी अम्मा को गठिया से जुड़ी प्रॉब्लम थी और उन्हें काम करने में भी थोड़ी सी दिक्कत थी। अब नर्मदा सोचती है कि ऐसी क्या बात हो गई कि सर्दी में बूढ़ी अम्मा आंगन लिपने बैठ गई हैं। नर्मदा को देखकर अम्मा का हाथ एक क्षण के लिए रुका, फिर बोली, नर्मदा, कल मेरा पोता बेटू आ रहा है। वह रात में एक बार मेरी गोद में ज़रूर सोएगा, पर इस बार मैं कह दूंगी मैं तुझे गोदी में नहीं लूँगी। अब गोदी में सोएगा बेटू। इसके बाद बूढ़ी अम्मा को अपने पुत्र रामेश्वर की बचपन की घटनाएं याद आने लगती है और कहती है बूढ़ी अम्मा कि वह कभी बिना लोरी सुने सोता ही नहीं था। मेरा पोता बेटू भी उसी पर पड़ा होगा। पहले जब बहू उसे लेकर आई थी तो वह केवल 2 महीने का था। अब तू खुद ही देख लेना नर्मदा, मेरा पोता सारा घर नापता फिरेगा। बूढ़ी अम्मा का काम समाप्त हुआ। उन्होंने उठने का प्रयास किया मगर उठ न पाई। उन्होंने नर्मदा को पुकारा, अरे नर्मदा, मुझे जरा उठा देती, घुटने तो जैसे जुड़ ही गए। नर्मदा ने उत्तर दिया, जब तुम इतनी सर्दी में मिट्टी में सनी बैठी हो तो घुटने तो जुड़ेंगे ही ना। रामेश्वर 3 बरस बाद आ रहा था। इस पर नर्मदा ने चुटकी ली। नर्मदा ने कहा, 3 बरस बाद आ रहा है तो मैं तो यही कहूँगी कि उसमें मोह माया नहीं है। यह सुनकर बूढ़ी अम्मा चुप न रह सकी। बोली, पर क्या करें, नौकरी तो आखिर नौकरी ही है। मेरे पास लाखों का धन होता तो बेटे को नौकरी करने परदेश न जाने देती। बूढ़ी अम्मा ने नर्मदा से कहा कि वह ग्वाले को कहती जाए कि कल जल्दी दूध दे जाए और अब से दूध ज़्यादा लगेगा। जब तक वे लोग यहाँ रहें तब तक वह भी चौका बर्तन करके यही रहा करे। बूढ़ी अम्मा रामेश्वर के बारे में तरह तरह की बातें सोचने लगी। तभी एक तांगा अम्मा के घर के सामने रुका। अम्मा दरवाजे की ओर दौड़ पड़ी। रामेश्वर की गोद से उन्होंने झपट कर बच्चे को ऐसे छीना मानो किसी चोर उचक्के से वे अपने बच्चे को छीन रही हो। उसे कसकर अपने सीने से चिपका लिया। रामेश्वर ने माँ के चरण छुए। रामेश्वर जब चाय पानी के बाद नहाने चला गया तो अम्मा बहू से बोली, खबर तो दी होती बहू कि तुम्हारा दूसरा बच्चा होने वाला है। बहू बोली कि इस बार बेटू को आप ही रखेंगी। बूढ़ी अम्मा को मानो मुँह मांगी मुरादा मिल गई हो। बूढ़ी अम्मा बोली, मैं समझूंगी तुमने मेरा रामेश्वर लेकर मुझे रामेश्वर दे दिया, पर देखो अपनी बात से मुड़ना नहीं। बूढ़ी अम्मा ने रामेश्वर को भी यह बात बताई। बोली, आज बहू ने कह दिया है कि बेटू अब मेरे पास रहेगा, तू कहीं टाल मत जाना। बात पक्की हो गई, आज से बेटू मेरा हुआ। तभी बूढ़ी अम्मा के पति वैद्यराज आए तो उन्हें भी यह बात बताई। इसके बाद घर में जो कोई भी आया अम्मा ने उसी को यह खबर सुनाई। अम्मा का सारा दिन बेटू के खिलाने और उसकी नॉन ड्राई करने में ही बीतता। कहाँ तो वे अपने शरीर का बोझ ही नहीं ढो पाती थी और कहाँ अब वे बेटू को उलादे फिरती हैं। वे बेटू के साथ खेलती, बेटू के साथ साथ जैसे उनका भी बचपन लौट आया था। 20 दिन बाद जब बहू ने अपनी माँ के घर प्रस्थान किया तो बेटू ने न तो जिद की न ही वह रोया। यहाँ कोई बंधन नहीं, कोई अंकुश नहीं, इसलिए बेटू को बहुत अच्छा लगा। महीने बीतते बीतते खबर आई कि बहू का दूसरा बेटा हुआ है। अम्मा की छाती पर जैसे एक भारी बोझ हट गया। उस दिन अम्मा के मन में यह भावना घर कर गई कि बेटू अब मेरा ही है। रामेश्वर के जाते समय अम्मा फूट फूट कर रोई थी। उसके बाद उन्होंने बेटू को अपनी छाती से चिपका लिया। दूसरे साल रामेश्वर नहीं आया, केवल उसकी पत्नी रमा आई, शायद बेटू को देखने। बेटू को देखकर उसका माथा ठनका। बात बात में बेटू जिद करता था, खाना दादी के हाथों से खाता, सारे दिन चढ़ता रहता, दादी के साथ ही सोता, शाम को गली मोहल्ले के गंदे बच्चों के साथ खेलता, फेरी वाला आता तो उससे कुछ न कुछ ज़रूर खरीदता। रमा को ज़बान खोलनी ही पड़ी। अम्मा ने समझाया कि बचपन में कौन जिद नहीं करता, समय आने पर अपने आप छूट जाएगा बेटू का यह आदत। रमा बेटू को अपने साथ ले जाना चाहती थी, पर रमा का छोटा बेटा पप्पू छोटा था, इसलिए बेटू को साथ ले जाने का साहस ना जुटा सकी। मुंबई पहुंचकर उसने अम्मा को पत्र लिखने शुरू कर दिए। एक पत्र में उसने लिखा कि बेटू को किसी नर्सरी स्कूल में भर्ती करवा दे। अम्मा ने उसकी
सलाह पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्हें लगा कि भला 4 साल का दूध पीता बच्चा कहीं स्कूल जा सकता है। 2 साल बाद रमा और रामेश्वर 3 साल के पप्पू को लेकर आए। पप्पू ने अंग्रेजी की छोटी छोटी कविताएं याद कर रखी थी। 2 महीने पूर्व ही उसे एक अंग्रेजी स्कूल में भर्ती करवाया गया था। रमा ने रामेश्वर से कहा कि जैसे भी हो इस बार बेटू को अपने साथ लेकर जाना ही होगा। रामेश्वर ने जवाब दिया कि इस बात से अम्मा को बहुत दुख होगा, और दूसरा बेटू तुम्हारे पास जरा भी नहीं आता। वह अम्मा को छोड़कर वहाँ कैसे रहेगा। रामेश्वर बेचारा धर्म संकट में था। उसने सारी बात रमा पर छोड़ दी। अम्मा ने जब रमा का प्रस्ताव सुना कि वह बेटू को अपने साथ ले जाना चाहती है तो उसके पैरों तले की ज़मीन सरक गई। बोली, मेरे बिना वह एक पल भी तो नहीं रहता, एकाएक मुझसे दूर कैसे रहेगा बेटू। रमा ने बेटू की पढ़ाई की बात की और कहा, उसके साथ दुश्मनी निभानी है तो रखिए इसे अपने पास। अम्मा यह बात सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। कुछ देर बाद स्वर में को संयत करके बोली, ले जा बहू ले जा। 2 दिन बाद रमा औषधालय के एकमात्र नौकर और दोनों बच्चों को लेकर अपनी माँ के यहाँ चल पड़ी। रमा ने बेटू को बताया ही नहीं कि वह उसे अपने साथ ले जा रही है। उसके बाद घर में जो कोई भी आता उसे बेटू के चले जाने पर आश्चर्य होता। माँ उन्हें बताती कि गठिया के मारे उठना बैठना तक हराम हो गया था मेरा, इसलिए मैंने ही कह दिया कि पप्पू अब बड़ा हो गया है, सो बेटू को ले जाओ। शाम को गुब्बारे वाला आया, बुढ़िया के बाल वाला आया, मिठाई के खिलौने बेचने वाला आया। तो अम्मा ने सबको जवाब दिया, जाओ भाई जाओ, आज तुम्हारा ग्राहक नहीं है। उसे मैंने उसकी अम्मा के साथ भेज दिया, अब यहाँ मत आया करो। तीसरे दिन औषधालय का नौकर वापस आया तो उसने बताया कि दादी अम्मा को याद करते करते बेटू को बुखार आ गया है। रमा के हाथ से न कुछ खाता है न दवाई पीता है। अम्मा पागलों की भांति दौड़ती हुई औषधालय में पहुंची और अपने पति को सारी बात बताई। अम्मा बेटू को लेने चली गई और तीसरे ही दिन बेटू को लेकर लौट गई। 1 साल उन्होंने इसी प्रकार निकाल दिया। रमा मुंबई से आई तो बेटू का वही रवैया देखा। वह एक बार फिर दादी माँ को रुलाकर उनके मना करने पर भी बेटू को लेकर मुंबई के लिए चल पड़ी। अम्मा ने शिबू को साथ कर दिया। दूसरे दिन से जो भी कोई आता अम्मा उसी के सामने यह मनौती मांगती कि किसी तरह बेटू रमा के पास हिल जाए तो वह ₹1.25 का प्रसाद चढ़ाएगी। 7 दिनों के बाद शिबू लौट कर आया तो उसने बताया, बहू जी ने बेटू को हिला लिया है, खूब खेलता है, उसका मन लग गया है। चलो तुम्हारी चिंता दूर हुई। बूढ़ी अम्मा अब तो तुम प्रसाद चढ़ाओ। बूढ़ी अम्मा पथराई आंखों से उसे ऐसे देख रही थी मानो कुछ समझ ही नहीं रही हो। एकाएक अम्मा की चेतना लौट आई। बोली, क्या कहा? बेटू मुझे भूल गया? सच में फिर बूढ़ी अम्मा कहती हैं, सच में मेरी बड़ी चिंता दूर हुई, ज़रूर प्रसाद चढ़ाऊंगी। फिर गीली आंखों और कांपते हाथों से जेब से ₹1.25 निकाल कर शिबू नौकर को देते हुए कहा, ले पेड़े लेते आ, अब प्रसाद चढ़ाकर बाटी दूँ। और इसी के साथ यह कहानी समाप्त हो जाती है। इस कहानी में मन्नू भंडारी जी ने एक बूढ़ी अम्मा के पुत्र एवं पौत्र प्रेम तथा उसके मन की उथल पुथल उतार चढ़ाव का अत्यंत हृदय स्पर्शी एवं कारुणिक चित्रण किया है। अपने पौत्र को अपने पास रखने तथा मजबूरी में उसे अपने से अलग करने का घटनाक्रम पाठक को विचलित कर देता है। धन्यवाद।